it's going to be very tempting to use AI as a weapon. More dangerous than a nuclear bomb. Really? Yes. What you're saying is that AI is going to quickly surpass, at least in your estimation, the human's ability to control it. Yeah. बिलियंस ऑफ साल पहले हमारे यंग प्लैनेट पे कुछ स्पेशल हो रहा था। कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स एक साथ आ रहे थे और ये मिलके बना रहे थे द सीड ऑफ लाइफ। और इन सीड्स के पास कुछ सुपर पावर्स थे, ऐसे पावर्स जिससे वो खुद की कॉपीज बना सकते थे। लेकिन एक और बड़ी सुपर पावर थी, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कुछ मॉलिक्यूल्स एक साथ जुड़ गए, कुछ अलग हो गए और धीरे धीरे जिंदगी के अलग अलग रूप बनने लगे। और हर एक रूप अपनी यूनिक इवोल्यूशन की एक कहानी लिख रहा था। और फिर आए हम ह्यूमंस। हम ना सबसे बड़े थे ना सबसे तेज, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसा था जो दूसरे स्पीशीज से कई ज़्यादा पावरफुल था, हमारी इंटेलिजेंस। और इसी इंटेलिजेंस की वजह से हमने दुनिया को समझना और बदलना शुरू किया। इस सुपर पावर ने हमें आग दी, शहर बने, मशीन्स क्रिएट किए, एटम जैसे छोटे से छोटे चीज से एनर्जी बनाने की एबिलिटी दी और ऐसे कंप्यूटर्स बनाए जो हमारे पॉकेट में फिट हो सके। हम तो अपने प्लैनेट से बाहर तक चले गए। लेकिन अब हमारी इंटेलिजेंस हमें ऐसे पॉइंट तक ले आई है जहां हम एक नए इंटेलिजेंस को जन्म दे रहे हैं, ऐसा कुछ जो हमसे कई ज़्यादा पावरफुल हो सकता है और अगर गलत डायरेक्शन में गया तो इस पूरे ट्री ऑफ लाइफ को खतरे में डाल सकता है। तो आज हम देखेंगे कि एआई कैसे हमारे वॉरफेयर को नया रूप दे रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट, एआई का गलत यूज़ कैसे हमारे जीवन को इम्पैक्ट कर रहा है। How is AI being used in warfare? What are the risks? And is the use of artificial intelligence a blessing or a threat? For the first time ever, we may have things more intelligent than us. Well, this is a genie that once it's out of the bottle, you're never getting it back in. Does humanity know what it's doing? No. एक बार रशियन सोल्जर के इस मैसेज को देखिए। Украинцы солдата не видел, кроме дронов ничего, только когда в плен сдался. Только дроны. А их стаями. Ребята, не ходите. Это война дронов. Не ходите воевать. Это страшно. और वो सही कह रहा है। रशिया और यूक्रेन में एक ड्रोन वॉर चल रही है। इस वॉर में हर टाइप के ड्रोन देखे जा सकते हैं। ये है छोटे FPV ड्रोन्स। ये अपने टारगेट का वीक पॉइंट ढूंढकर सीधे उस पर क्रैश हो जाते हैं। कुछ ड्रोन्स होते हैं जो छोटे मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैरी करते हैं और फिर टारगेट को डिटेक्ट करके वो उन पे अटैक कर सकते हैं। फिर कुछ थोड़े बड़े ड्रोन्स जो छोटे ड्रोन्स को कैरी करते हैं और फिर ये छोटे ड्रोन्स अपने टारगेट पे कामाकाजी अटैक करते हैं। अभी रशिया और यूक्रेन का आसमान हजारों ऐसे ड्रोन से भरा हुआ है।
रिपोर्ट्स के अनुसार उस वॉर में 70% इंजुरीज ड्रोन्स की वजह से हुई है। ड्रोन्स ही मेन कारण है कि यूक्रेन जैसा छोटा देश न्यूक्लियर पावर रशिया के सामने खड़ा है। लेकिन ये बात सिर्फ अटैकिंग वेपन्स की नहीं है। क्या आपको ये विजुअल्स याद है? ये इजराइल की डिफेंस का बैकबोन है और ये दुश्मन देशों से आने वाली मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये है इजराइल का आयरन डोम। पिछले साल इसने ईरान, गाजा और हिजबुल्लाह से आने वाले मिसाइल्स को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय किया है। और ये कुछ ऐसे काम करता है। इस सिस्टम के 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला, रडार सिस्टम। ये इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करता है और उसकी स्पीड और डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को भेजता है। फिर कंट्रोल सेंटर कैलकुलेट करता है कि क्या आने वाली मिसाइल किसी इम्पोर्टेंट एरिया पर हिट करेगा, और अगर हाँ तो मिसाइल यूनिट अपना मिसाइल लॉन्च करके उसे शूट डाउन करता है। और ये सब आसमान को स्कैन करना, मिसाइल की ट्रैजेक्टरी कैलकुलेट करना और अटैक की कमांड देना, ये सब 1 मिनट के अंदर होता है, क्योंकि लोगों की जान दांव पर होती है। दुनिया की बड़ी मिलिट्री पावर्स ये सब देख रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमने नेशंस के बीच एक रेस देखी। सबसे डेडली, सबसे फास्ट, सबसे बड़े वेपन्स बनाने की रेस। नेशंस ने बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड किए हैं ये इंश्योर करने के लिए कि उनके पास सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन्स हो। और इस एआई के साथ और एक नई रेस शुरू होने वाली है, ऐसे वेपन्स बनाने की जो डेडली भी हो और स्मार्ट भी, और जो धीरे धीरे ह्यूमन सोल्जर्स को रिप्लेस कर सके। और इसका सबसे स्केरी पार्ट ये है कि कोई भी इस रेस को रोक नहीं सकता। अपने देश की सिक्योरिटी के लिए बड़े बड़े देश एआई वेपन्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसी बात को लेके एआई एक्सपर्ट्स हमें वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि एआई अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक बार सोचिए ज़रा, हम सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सालों से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारी कार फुल्ली ऑटोनोमस नहीं हुई है। आज के मॉडर्न कार्स जो लेवल 2 ऑटोमेशन पर है, कई बार वो भी मिस्टेक्स करता है। और कुछ केसेस में ये मिस्टेक्स जानलेवा भी साबित हुई है। तो क्या एक एआई ये पहचान पाएगा कि सामने एक छोटे हाइट का सोल्जर है या एक बच्चा जिसके हाथ में टॉय गन है? अगर किसी एनिमी सोल्जर ने अपने हाथ ऊपर किए हैं तो क्या वो अटैक के लिए अपने साथियों को सिग्नल दे रहा है या फिर वो सरेंडर कर रहा है? एआई इंसानों के इमोशंस या इंटेंशन नहीं समझता। वो पैटर्न्स, प्रोबेबिलिटी और प्री प्रोग्राम रूल्स पर डिपेंड करता है। इसके कारण एआई गलत डिसीजंस ले सकता है, जिसके शायद जानलेवा कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो एआई को सॉल्व करने होंगे, और एक्सपर्ट्स को डर है कि ये जो नई एआई वेपन्स बनाने की रेस चल रही है उसमें शायद ये प्रॉब्लम्स इग्नोर हो जाएंगे। तो ये थी एआई और वॉर की बात। अब बात करते हैं ऐसे एआई की जो लाखों के स्कैम कर रहा है और जिसकी वजह से शायद आपकी आइडेंटिटी खतरे में है, और ये है डीप फेक। I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. To fight the growing threat of so-called deep fakes. Dangers of deep fakes online.
Video is proof that we can't believe everything that we see online. That is right. They say that the camera never lies, but technology is advancing so fast that it can lie. डीप फेक के कारण जो एक नया संकट आ रहा है, अगर लोगों को एजुकेट कर सकते हैं हम, डीप फेक क्या कर सकता है और कितना बड़ा संकट पैदा कर सकता है। पिछले साल के इस वीडियो को देखिए। यह है तमिलनाडु के एक्ससीएम एम करुणानिधि, जो इस वीडियो में अपनी करंट तमिलनाडु गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इनकी मौत 2018 में ही हो गई थी। या फिर शाहरुख खान और सर रतन टाटा का ये वीडियो। Any resident of India can multiply their money without risks. I appoint Layla Rao as the head of the project. Invest today to secure a happy future for yourself and your children. Layla is a close friend of mine. I trust her and I'm grateful that she is helping girls in India to multiply their capital for the 10th time. बाद में पता चला कि ये एक स्कैम था जिसमें हमारे देश की आम महिलाओं ने लाखों रुपए खो दिए। तो आखिर क्या है ये नई एआई टेक्नोलॉजी और ये काम कैसे करती है, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो जब हम इस एआई मॉडल को कोई पिक्चर्स भेजते हैं तो वो मॉडल फेस के फीचर्स को ऑब्जर्व करता है और इन फीचर्स के बेसिस पे वो एक सिमिलर इमेज बनाने की कोशिश करता है। फिर इस इमेज को एक स्कोर दिया जाता है और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक एआई वाली इमेज असली इमेज जैसी ना हो जाए। और फिर हमारा एआई मॉडल रेडी हो जाता है। और जब आप इसे कोई भी दूसरी इमेज देते हैं तो ये अपने पहले की नॉलेज यूज़ करके वो इमेज बना सकता है जो हम चाहते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसे मॉडल को ट्रेन करने के लिए बहुत डेटा चाहिए। इसलिए हम मोस्टली सेलिब्रिटीज के डिफेक्ट देखते हैं। क्रिमिनल है हमारा बेटा। लेकिन आज के एआई मॉडल्स इतने एडवांस हो गए हैं कि आपको थोड़ा सा ही डेटा चाहिए कोई भी डिफेक्ट बनाने के लिए। और यहीं पे ये एआई टूल हम जैसे आम लोगों के लिए खतरा बन जाता है। Hi sir, my name is Carolina Fernandez. I am calling you from the Microsoft. ये बोल रहा हूँ बेटा, आपके जो पापा जी है ना, तो उनका एक पेमेंट डालना था मुझे 12,000 रुपए का। Sir, you must act quickly. If you make the payment now, we can stop the arrest warrant from being issued. मैं आपको इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ। ये है केरल के राधा कृष्णन। उन्हें एक दिन एक अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल पर उनका एक पुराना दोस्त था जिसने उनकी बेटी, फैमिली, पुराने दोस्तों के बारे में बात की। ऐसी कुछ बातें जो सिर्फ एक दोस्त ही जान सकता था। कुछ देर बात करने के बाद वो अर्जेंट मेडिकल रीजन के लिए राधा कृष्णन से 40,000 रुपये मांगता है। और ये मैसेज आने के बाद कुछ ही सेकंड में राधा कृष्णन को उसी नंबर से वीडियो कॉल आता है। और वीडियो कॉल पर वो उनका दोस्त ही था, उनके साथ रियल टाइम बात कर रहा था। वीडियो कॉल के बाद राधा कृष्णन को यकीन हो जाता है, इसलिए वो उसे 40,000 रुपये ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद वही दोस्त
फिर से कॉल करता है कुछ और पैसों के लिए, लेकिन इस बार राधा कृष्णन को शक होता है, इसलिए वो अपने दोस्त के पुराने नंबर पर कॉल करता है और फिर उन्हें पता चलता है कि उनके दोस्त ने तो उन्हें कभी कॉल ही नहीं किया था। राधा कृष्णन एक डीप फेक स्कैम का शिकार हो गए थे। वीडियो और ऑडियो कॉल इतनी परफेक्ट थी कि राधा कृष्णन, जिन्होंने अपने दोस्त के साथ सालों काम किया था, वो भी पहचान नहीं पाए कि ये एक फेक कॉल थी। और इंडिया और पूरी दुनिया में ऐसे लाखों केसेस हो रहे हैं जहां लोग ऐसे स्कैम का शिकार बन रहे हैं। तो कुछ इस तरह लोग डीप फेक स्कैम में फंस रहे हैं। लेकिन आज के टाइम में इस AI टूल की मेन विक्टिम्स है महिलाएं। These sexually suggestive ads are popping up online, appearing to show celebrities like Emma Watson and Scarlett Johansson. This insidious behaviour is degrading, humiliating and dehumanising for victims. Cracking down on deep fake porn. A damaging and deeply distressing form of abuse. Called deep fakes are artificially generated videos or photos that can substitute one person's face with another. एक रिपोर्ट के मुताबिक डीप फेक्स वीडियो में लगभग 96% वीडियोस पोर्नोग्राफिक होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अब डीप फेक मॉडल को ट्रेन करने के लिए हज़ारों इमेजेस की ज़रूरत नहीं है। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि आपके सोशल मीडिया के कुछ इमेजेस काफ़ी है किसी पॉर्न स्टार का फेस आपके साथ रिप्लेस करने के लिए। तो ये है हमारी आज की रियलिटी। इस वीडियो में मैंने आपको 2 केसेस दिखाए जहां AI कैसे गलत जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि AI के कोई अच्छे यूज़ केसेस नहीं है। जैसे ये ऐप, ये उन बच्चों को साइन लैंग्वेज सिखाता है जो सुन या बोल नहीं सकता है। कई जगह AI वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ हो रहा है या इंसानों को बचाने के लिए। अभी हम एक ऐसे पॉइंट पर है जहां हमारे पास एक चॉइस है कि क्या हम एक ऐसा AI चाहते हैं कि जो लोगों को स्कैम करे। हम AI को इतना ऑटोनॉमस बना दे कि वो हमारे कंट्रोल में ही ना रहे, या फिर एक ऐसा AI जो कैंसर डिटेक्ट करे और लोगों की जान बचाए। सच कहूँ तो आप और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जिनके पास ये डिसीजन लेने की पावर है वो सिक्के के दोनों पहलू को देखें और ऐसे डिसीजंस ले कि AI हमारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बने, ना कि खुद हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन जाए। पूरी दुनिया में AI के नेगेटिव यूज को लेकर चिंता बढ़ रही है। भारत की स्पष्ट सोच है कि AI के वैश्विक रेगुलेशन को लेकर हमें मिलकर काम करना चाहिए। With these AIs, the problem is we're so used to us being in control, us being the smartest things around. We've never been in a situation where there was soon going to be something that was smarter than people. There's a risk that it will take away a lot of jobs. A second risk is polarizing society by having these warring camps that each read their own news. Then there's the risk of battle robots, of defense departments. Then there's the risk of surveillance. The risk I'm most concerned about, which is a somewhat longer term risk, is the existential threat that they will decide to take over. I've encouraged younger researchers to look at that. I think it's very important people focus on, is there a way to make sure that they never want to take over? I'm saying it's like a genie, letting a genie out of a bottle. You know, it's sort of like a magic genie that can make wishes come true. Except usually when they tell those stories, that doesn't end well for the person who let the genie out of the bottle. Right. The famous example is that GPT-4 actually could deceive humans. The famous example was it asked a TaskRabbit to do something, specifically to fill in the CAPTCHA. So CAPTCHA is that thing where it's like, are you a real human? You know, drag this block over here to here, or which of these photos is a truck or not a truck? You know those CAPTCHAs, right? And you want to finish this example? I'm not doing a great job of Well, and so the AI asked the TaskRabbit to solve the CAPTCHA, and the TaskRabbit is like, oh, that's sort of suspicious. Are you a robot?
And you can see what the AI is thinking to itself. And the AI says, I shouldn't reveal that I'm a robot. Therefore, I should come up with an excuse. And so it says back to the TaskRapper, oh, I'm vision impaired. So Could you fill out this could you fill out captcha for me? The AI came up with that on its own.